ओके, ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। आज के इस वीडियो में जो जयपुर के हॉस्पिटल में आग लगती है और उसके कारण 6 लोगों की जान चली जाती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पूरा इंसिडेंट होता है 5 अक्टूबर 2025 को और ये जयपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। और यहाँ पर होता क्या है, जो ट्रॉमा सेंटर है, आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगती है और फिर ये आग फैलती है सफोकेशन के कारण, और आग लगने के कारण 6 लोगों की डेथ हो जाती है। ऑफिशियल रिस्पॉन्स यहाँ पर यह बोला जाता है कि कोई भी अगर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अब ये राजस्थान की सरकार ऐसा कर रही है, बट क्या ये इंसिडेंट पहली बार हो रहा है हमारा? कि क्या सिर्फ पहली बार आईसीयू में शॉर्ट सर्किट होता है? क्या रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं किए जा रहे हैं? बट सबसे पहले हम इस पर यह भी जानेंगे कि अभी प्रॉपर कौन से फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड भारत के सभी हॉस्पिटल्स में फॉलो किए जा रहे हैं। पहला ये डिस्कस करेंगे। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि स्पेसिफिक जो हॉस्पिटल की कैटेगरी है, कि किस बेसिस पे कितनी हाइट होगी तो कितने एग्जिट होते हैं, क्या अभी ये प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ जो मेजर रिसेंट जो इंसिडेंट हुए हैं पिछले, अगर आप 3 सालों में देखेंगे, करीबन करीबन 200 से ज़्यादा लोग इसी वजह से जो फायर ब्रोकआउट, देन बहुत सारे लोगों की पेशेंट की डेथ हो जाती है। पूरे इंसिडेंट देखेंगे 2024 से 2025 के बीच जितने हुए हैं। साथ ही साथ अभी भारत सरकार क्या कर रही है और ग्राउंड लेवल सॉल्यूशन क्या होंगे, तो पूरा डीप रिसर्च इस पे हम करेंगे। और साथ ही साथ इस पूरी जो हमने, ये आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा सकता है कि हॉस्पिटल सेफ्टी या फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, उसके सॉल्यूशन आपसे मांगे जा सकते हैं ऐसे में, मेंस में, इवन इंटरव्यू में। और बेसिकली आपको इन जनरल भी ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल से। होता क्या है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है और यहाँ पर आग लगती है 5 अक्टूबर 2025 की, और ये भी रात की बात है, 11:20 में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब इसमें 6 पेशेंट की डेथ होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर रिस्पॉन्स ये आता है कि ऑफिशियली एक हाई लेवल 6 मेंबर की कमेटी अभी फॉर्म कर दी गई है, जिसको चेयर करेंगे कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन टू प्रोब द इंसिडेंट, राइट। तो अभी के लिए ऑनगोइंग ये प्रोसेस चल रही है ना। साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, यहाँ पर ये इतना बड़ा केस आ जाता है कि जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर आप ले लो, होम मिनिस्टर अमित शाह हो गए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हो गए, तो यहाँ पर पूरा तो दोष यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा तो एक्शन लिया जाएगा। बात यहाँ पर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं आती, बात है कि जो ये डिजास्टर हुआ है उससे पहले कौन से सेफ्टी मेजर उस हॉस्पिटल ने अप्लाई किए थे, राइट। प्रोबेबल कॉज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए, अभी तक जो इंसिडेंट हुआ है उस पर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ आईसीयू स्टोरेज में, जहाँ पर आपके पेपर रखे हुए थे, मेडिकल इक्विपमेंट रखे हुए थे, ब्लड सैंपल रखे हुए थे, तो उस जगह पर ये फायर ब्लास्ट हुआ और रेदर देन फिर बहुत टॉक्सिक गैसेज जो हुई, बहुत जो धुआं होता है वो एमिट हुआ और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। बट साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में कौन कौन से इंसिडेंट हुए हैं, देन वी विल मूव टू द फायर सेफ्टी इन इंडिया, कि भारत में अगर कहीं पर भी ऐसे इन्फ्लेबल सब्सटेंसेस रखे जाते हैं तो उनके बेसिस पे क्या क्या कैटेगरी है। बट हम यहाँ पर ये देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से इंसिडेंट हुए। नवंबर 2024 में आप देखोगे झांसी मेडिकल कॉलेज में ऐसी ही फायर एमिट होती है, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, और 18 जो नवजात शिशु होते हैं, 18 न्यूबॉर्न होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और ये भी आईसीयू में होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये भी बता देता हूँ कि जब भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक और प्राइवेट में देखते हैं तो ऐसे इंसिडेंट आपको 70+% के जो इंसिडेंट हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली बेबी केयर हॉस्पिटल फायर 2024 में लगी, यहाँ पर भी 6 नए बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे डिफरेंट केसेस हमें देखने को मिले, पर हम डेटा के बेसिस पर और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। 2020 से 2023 का डेटा है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर डेटा से पता चलता है कि जब एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्टडी की गई पोस्ट कोविड के बाद, तो 27 मेजर इंसिडेंट हमें देखने को मिले इन पिछले 3 सालों में।
और 74% जो इंसिडेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, 26% जो इंसिडेंट है गवर्नमेंट फैसिलिटीज में है। यानी कि हो तो रहे हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल अपने प्रॉफिट के चक्कर में बहुत सारे ओवरलोडिंग, कभी मेंटेनेंस सालों सालों तक ना दिखाना। आपको बेसिक जगह भी देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल अपना खर्चा ना हो करके बेसिक सी चीजें उसमें लगाते हैं ताकि चाहे पेशेंट का जान चले जाए। 59.25% फायर ओरिजिनेट सिर्फ आईसीयू में। एक देखो, अभी मैं सरकार की अभी की प्रेजेंटली सरकार क्या करती है कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डीएम, जो आप यूपीएससी क्रैक करके बनेंगे, प्लस कुछ हेल्थ स्टाफ के वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, उनकी एक टीम बनाई जाती है जो कि फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं। वो अभी जा रहे हैं, बट क्या वो रेगुलरली जा रहे हैं या नहीं, तो ये भी देखने को नहीं मिलता। आईसीयू के ऐसे 59.25% इंसिडेंट हुए हैं जो सिर्फ आईसीयू यूनिट से फैलते हैं, शॉर्ट सर्किट, और वहां पर ऐसे इंसिडेंट होते हैं। और टोटल अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज, 89% जो ऐसे इंसिडेंट हैं वो सिर्फ शॉर्ट सर्किट हुए हैं, इसी के बेसिस पे है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फायर सेफ्टी। जो ट्रेंड है ये तो हमने देख लिया, दिल्ली फायर स्टैटिक्स हो गया, नेशनल पैटर्न हमने देख लिया। और खुद अकेली दिल्ली में अगर 2024 के डेटा देखोगे तो 37% ऐसे फायर के इंसिडेंट होते हैं अगर 2023 की कंपेयर आप करोगे तो। नेशनल पैटर्न में अगस्त 2020 से मई 2021 तक 122 टोटल डेथ हुई हैं और 29 मेजर हॉस्पिटल फायर इंसिडेंट देखने को मिले हैं। भारत सरकार अभी इनको रोकने के लिए क्या कर रही है वो तो हम देखेंगे, बट अभी फायर सेफ्टी भारत में क्या है देखो। इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फायर सेफ्टी रेगुलेशन एस्टेब्लिश किया है, बट अगर आप देखोगे ग्राउंड लेवल पे ये हमें रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2016 के अकॉर्डिंग फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट जरूरी है हॉस्पिटल्स के लिए, फायर रेसिस्टेंस जरूरी है, प्रॉपर जोनिंग जरूरी है, ये सब चीज़ रूल बने हुए हैं, कानून तो बने हुए हैं कि इसके बेसिस पे एक अस्पताल में ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर दूसरा कौन सा है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। ये भी बोलता है कि फायर सेफ्टी आपको मेंटेन करनी है, रेगुलर फायर रिस्क असेसमेंट करना होगा, प्रॉपर जो जहाँ स्टोरेज होता है उसको चेक करो, मेंटेनेंस करो, फायर डिटेक्शन को इंस्टॉल करो। मतलब रेल लिस्ट बना दी है, बट क्या प्रॉपरली सब हॉस्पिटल में ये फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि एक भी पेशेंट की जान जाना ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि अनजस्टिस फॉर दीज पेशेंट्स, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गाइडलाइंस 2024, थॉरो इंस्पेक्शन करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल लोड ऑडिट्स होंगे, पर ये क्या सिर्फ ये रूलों पे ही है? हालांकि ये आप यूपीएससी में लिखेंगे कि कौन कौन से रूल हैं, बट सॉल्यूशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड तो आपने बनाया है कि फायर एनओसी कॉम्प्लाइंस रखो, फंक्शनल फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, ये प्रॉपर फायर सेफ्टी इन इंडिया के प्रोसीजर हैं। मतलब 3 कानून हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड मतलब रूल्स हैं, ये कानून नहीं बोलते हुए मैं रूल्स कहूँगा, NABH फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गाइडलाइंस, ये सिर्फ गाइडलाइंस है, एक प्रॉपर कानून अभी हमें देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कुछ और रूल्स भी हैं कि मिनिमम अगर 15 मीटर हाइट से कम और 1000 स्क्वायर मीटर में वो है तो कैटेगरी 1A में रखा जाएगा, जिसमें रेगुलर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग होगी, 2 मिनिमम एग्जिट होने चाहिए। कैटेगरी B वाला कौन सा है, जिसमें एडिशनली फायर सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। यानी कि ये कैटेगराइज किया है, ये पेपर्स में है सिर्फ ये पर रेगुलर इंस्पेक्शन देखने को हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रॉपर रेगुलर आप देखोगे कि इन फायर इंसिडेंट का जो सिनारियो है वो लगातार आपको देखने को मिलेंगे। पिछले 5-12 महीने में ये इंसिडेंट और भी फ्रिक्वेंटली होते हुए आ रहे हैं, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं कि सरकार की क्या अप्रोच है। सरकार ने तो ये NBA रूल्स ये सब बना रखे हैं, बट स्टेट्स हैव बीन डायरेक्टेड टू इंश्योर इमीडिएट फायर सेफ्टी ऑडिट करो। ये राज्य सरकारों को बोला जाता है कि स्टाफ ट्रेनिंग, रेगुलर मेंटेनेंस, एनुअल रिन्यूअल। तो एक इंटर ऑपरेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है कि रूल्स बनाए गए हैं, बट एक कम्युनिकेशन सरकार के बीच में और प्रशासन के बीच में बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाउ वी हैव द ग्राउंड लेवल सॉल्यूशन अप्रोच। हम क्या कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में कंपार्टमेंटल
जो स्ट्रेटेजी है कि फायर रेजिस्टेंट बैरियर हम लगा सकते हैं, स्मोक कर्टेन्स एंड फायर डोर्स लगा सकते हैं, एडवांस डिटेक्शन सिस्टम होगा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये जो भी एआई का यूज़ करके हम फिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड भी इसमें हो सकता है। आगे एक फायर वार्डन सिस्टम कर सकते हैं जो रेगुलर चेक करे। बेसिकली यहाँ पर सभी सॉल्यूशन का एक ही उपाय है कि फिजिकल इंस्पेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि डिजिटल ट्विन करके आप देखोगे जितना भी इलेक्ट्रिकल लोड होता है वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में दिख जाएगा डिजिटल ट्विन के माध्यम से। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम इन बहुत ज़्यादा अपने लिए सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। जो मैंने अभी बोला वही टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सॉल्यूशन भी यही है कि आईओटी बेस्ड मॉनिटरिंग हमारे पास होनी चाहिए, इमरजेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क होने चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन आप बहुत हद तक यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स की बात। ह्यूमन रिसोर्स में तो वही है कि लोगों को सबसे पहले ट्रेनिंग दो, सिखाओ कि फायर सेफ्टी क्या होती है। जो फिर ट्रेंड स्टाफ होता है उनको रेगुलर इंस्पेक्शन में हॉस्पिटल्स की भेजना चाहिए। फाइनेंशियल पॉलिसी में इंश्योरेंस लिंक्ड, अभी हमें हर पर्सपेक्टिव से सोचना है कि इस पूरी फायर सेफ्टी को और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बना पाएँ। इंश्योरेंस लिंक्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड होने चाहिए कि कोई कंपनी अगर फिट कर रही है तार, तो सोचो अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसी कंपनी की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में भी हम बहुत एडवांसमेंट कर सकते हैं जिसमें सरकार कुछ कंट्रीब्यूट करे, प्राइवेट कंपनी कुछ कंट्रीब्यूट करे और फायर सेफ्टी को बहुत हद तक एक स्टार लेवल मैच करे। कम्युनिटी और सोशल सॉल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हमारे ये सब तो सरकार प्रशासन ये सब चीज़ें कर रही है, स्टाफ को ये करो, बट आप लोग क्या कर सकते हो। सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। एट द एंड पेशेंट हॉस्पिटल में तो आम जनता को ही जाना पड़ेगा, तो एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट द हॉस्पिटल फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल, कि लोगों को बताओ कि हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अगर आप उन रूल्स को थोड़ा सा भी समझ में आता है तो बहुत सारे हॉस्पिटल में आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये फॉलो नहीं किया जा रहा है, आप प्रशासन को भी बता सकते हैं। नेबरहुड इमरजेंसी नेटवर्क, कम्युनिटी बेस्ड रैपिड रिस्पॉन्स टीम सेटअप करनी चाहिए ताकि लोगों को हॉस्पिटल से ऐसी सिचुएशन में कैसे निकाला जाए ये सब पता होना चाहिए। पेशेंट राइट इंटीग्रेशन, फायर सेफ्टी इंफॉर्मेशन हर एक इम्पोर्टेंट पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल फायर रिप्रेजेंट एक क्रिटिकल वेकअप कॉल, पूरे भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल की तरह हमें देखने को मिलता है कि जो जयपुर में साइमान हॉस्पिटल में हुआ वो कहीं पर भी हो सकता है। हाईलाइटिंग द अर्जेंट नीड फॉर द सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फायर सेफ्टी रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, कम्युनिटी वाइड एंगेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेकअप कॉल है इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। और जो भी मैंने यहाँ पर डेटा आपको बताया वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये साइटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये मैं क्या करूँगा, देखिए बहुत सारे इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, आप इससे भी अपने एनालिसिस को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। नाउ ये पूरे पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रशिया गिविंग इंजन टू पाकिस्तान, ये ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आई होप आपने ये देखी होगी। तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली सिविल एग्ज़ाम आपको टाइप करना है, ओनली सिविल एग्ज़ाम, देन ये आपको जो भी साइटेशन है प्रॉपर पीडीएफ जिससे हमने एक्सप्लेन किया वो आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।